आप देख रहे हैं इस समय क्लास 11th चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब मैं आज आपको इस चैप्टर का एक नया कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं जो कि है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें से आज अभी मैं आपको लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास बताने वाला हूं। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है पहले इसको समझिए। और लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिया था तो याद रखिएगा, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोसियर। लेवोसियर ने लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था। और आगे समझिए, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि जैसे कोई रिएक्शन है, किसी रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में रिएक्शन के जो सिंबल है, ये रिएक्शन का सिंबल एरो दिख रहा है आपको, एरो के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी मैंने लिख रखा है, इसे रिएक्टेंट कहते हैं, इसे रिएक्टेंट कहते हैं। जबकि इसके राइट साइड में जो भी चीजें होती हैं उसको प्रोडक्ट कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या है, रिएक्टेंट, और सी क्या है, प्रोडक्ट। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम इसी की बात करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब जरा समझिए लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, पहले इसको समझिए। अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट। इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि किसी रिएक्टेंट का शुरुआत में जितना मास होता है, स्टार्टिंग में जितना मास होता है, रिएक्शन होने के बाद यानी कंप्लीटली जब रिएक्शन हो चुका होता है तो तब भी उसका मास वही होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट ए और बी किसी भी अमाउंट में ले लिया तो याद रखिएगा, जितने भी अमाउंट, मान लीजिए एक्स अमाउंट में लिया है आपने, तो फाइनली जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा सी, तो सी जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका अमाउंट भी वही होगा जो आपने रिएक्टेंट ए प्लस बी का लिया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, रिएक्टेंट का जो अमाउंट होता है वही प्रोडक्ट का अमाउंट होता है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनके मास में कोई चेंजेस नहीं होता। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटली अगर आप इस लॉ को जानना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक वेसल ले लीजिए, क्लोज वेसल्स लेना पड़ेगा आपको, एक क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। अगर आप किसी क्लोज कंटेनर में इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं। आप आगे जब आप रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, टोटल मास ऑफ इट बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के पहले का जो मास होगा आप देखेंगे, आप टोटल मास ऑफ इट आफ्टर रिएक्शन इज इक्वल, ठीक है, तो टोटल मास ऑफ इट बिफोर रिएक्शन and total is equal to total mass of it after reaction। यानी रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जरा देखिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, समझिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम लोग हीट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जनरेट होता है और प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। अब देखिए जरा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होता है, निकाल लीजिए आप, इसका 40 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 48। तो इसको निकालेंगे तो ये आएगा आपका 100, देख लीजिए। और यहाँ पे आप निकालेंगे तो इसका 40 प्लस इसका 16 हो जाएगा, 56 ग्राम आ जाएगा। और ये क्या होगा, इसका ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऐसे, ये देखिए आपका आ गया, ऐसे ही इसका निकाल लीजिए, इसका 12 हो जाएगा, इसका 32, ये हो गया 44 ग्राम। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितने ग्राम था आपका, रिएक्टेंट 100 ग्राम था। रिएक्शन के बाद जो है रिएक्टेंट की तरह प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट कुछ अलग बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में भले ही सिमिलरिटी ना हो केमिकल के, लेकिन जो मास है रिएक्शन के पहले 100 ग्राम था और रिएक्शन के बाद भी देखिए 56 प्लस 44, यानी कि टोटल कितना होगा, 100 ग्राम। यानी कि रिएक्शन, यही तो है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि यानी कि किसी भी रिएक्शंस के पहले जो मास होता है रिएक्टेंट का, टोटल मास ऑफ इट बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के पहले जो भी मास था वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ इट आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद भी वही मास रहेगा जो रिएक्शन के पहले था, मास में कोई चेंजेस नहीं आते। तो ओवरऑल इस एग्जांपल से और इस कंसेप्ट से एक चीज समझ में आ गया कि टोटल मास इन्वॉल्व इन रिएक्शंस रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में जो मास इन्वॉल्व होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। समझ में आ गया। अब देखिए हम इससे एक बात
तक पहुंच चुके हैं कि मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन। इसका मतलब है किसी रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो मास डिस्ट्रॉयड हो सकता है। यानी कि मास क्या होता है, कंजर्व रहता है किसी भी रिएक्शन के ड्यूरेशन, यानी कि मास कांस्टेंट रहता है, आप ये कह सकते हैं। अब लेकिन एक बात आपको जाननी है, बात ये है कि किसी भी रिएक्शन में हर रिएक्शन के लिए लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। मोस्टली रिएक्शन जो है वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, लेकिन एक रिएक्शन में आपको ये बता दूं कि वो रिएक्शन लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। वो कौन है, जरा समझिए इसको। अब देखिए, याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, लॉ नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो लॉ है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये जो है न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगाते, यानी कि वहां पे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, इसका रीजन भी देखिए, मैं यहां बता रहा हूं। वेयर द मास ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट इनटू एनर्जी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का जो मास होता है मोस्टली क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स आपको रेसिड्यू में मास नहीं मिलेगा, रेसिड्यू में आपको क्या मिलेगी, एनर्जी, यानी कि पूरा मास क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए वहां पे लॉ कंजर्वेशन मास नहीं अप्लाई किया जा सकता। आप ये देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन आप देख सकते हैं कि जो सन है, सन पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। तो यानी कि अगर आप सन पे जो रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर वहां पे जाकर के आप वहां के लिए अगर आप लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो वो वहां पे फॉलो नहीं करेगा, उस रिएक्शन के लिए वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जो भी गैसें प्रेजेंट हैं वो क्या कर रही हैं, आपस में रिएक्शन करके क्या बना रही हैं, एनर्जी तैयार कर रही है, एनर्जी जनरेट कर रही है। इसलिए वहां पे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता। अब चलते हैं हम अगले लॉ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब जो सेकंड लॉ है आपका, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शंस, या फिर इसको हम कह सकते हैं डिफिनाइट कंपोजिशंस लॉ कह सकते हैं। तो दिमाग बैठा लीजिए कि लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डिफिनाइट कंपोजिशंस इज गिवन बाय प्राउस्ट। इस लॉ को दिया कौन था, प्राउस्ट ने दिया था इस लॉ को। अब जरा देखिएगा इस लॉ में होता क्या है, इसमें एक्चुअल में है क्या। तो देखिए कि अ कंपाउंड हैज द फिक्स कंपोजिशन। इस लॉ में यह बताया गया कि किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स रहता है। वो फिक्स कंपोजिशन इन बाय मास होते हैं, यानी कि उनका जो मास कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। अब जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि जरा समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अगर मास रेशियो की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है, कार्बन का मास 12 रहता है हमेशा, और ऑक्सीजन जो है इसका मास होगा 32। अगर इसका सिंपल रेशियो अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा आपका 3:8 आ जाएगा। देख लीजिए, 4 3 12 और 4 8 कितना हो जाएगा, 32। तो ये देखिए आपका, ये आपका 3:8, ये आपका सिंपल रेशियो है। याद रखिएगा CO2 जो गैस है ये हमेशा चाहे जिस सोर्स से पाई जाएगी, किसी भी मेथड से प्रिपेयर्ड की जाएगी, तो इसका मास रेशियो हमेशा क्या होगा, सिंपल मास रेशियो 3:8 रहेगा हमेशा। अब ऐसे देखिए H2O की लिख लीजिए एग्जांपल, और H2O का, H2O में हमेशा हाइड्रोजन का मास क्या होगा 2 और ऑक्सीजन का मास 16 रहेगा। अब इसका देखिए मास रेशियो इसका 2:16 है, और सिंपल रेशियो की बात करें तो इसका सिंपल 2 1 2 और 2 8 16, यानी कि 1:8 हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि वाटर आपका चाहे किसी भी सोर्स से आया हो, चाहे किसी भी मेथड से प्रिपेयर्ड किया गया हो, लेकिन उसका मास रेशियो क्या रहेगा, हमेशा सिंपल मास रेशियो 1:8 रहेगा उसका। अब जरा समझिए, इन सारी बातों से एक चीज समझ में आया हमें कि मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का जो मास रेशियो होता है वो हमेशा मास परसेंटेज फिक्स रहता है। यानी कि कितने परसेंट कार्बन या कितने परसेंट ऑक्सीजन CO2 गैस के अंदर पाए जाएंगे ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होता। यानी कि मास रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, कहने का मतलब ये है।
अब देखिए इज फिक्स्ड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सोर्स वेयर इट हैज बीन कलेक्टेड। यानी कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप इसको किस सोर्स से प्राप्त किए हैं, किस सोर्स से आपने कलेक्ट किया या फिर किस मेथड से आपने इसको बनाया है, इस पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका मास परसेंटेज या आप कह सकते हैं उन एलिमेंट का जो मास रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि डिफिनाइट मास रेशियो रहता है हमेशा, ये याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि लॉ ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट। ये लॉ जो है, जो आइसोटॉप्स होते हैं एलिमेंट के, उनके लिए भी यही लॉ लगता है। जैसे अगर आप कहें कि जैसे देखिए वाटर जो होता है उसका रेशियो तो 1:8 होता है। ड्यूटेरियम वाटर जो होता है, ड्यूटेरियम D2O, इसका भी हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे जो इसका मास रहेगा क्या 4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 16। तो ये रेशियो हमेशा रहेगा 1:4 रहेगा आपका, ठीक है। 1:4 यानी ड्यूटेरियम वाटर भी अगर किसी भी सोर्स से मिले, लेकिन ड्यूटेरियम वाटर का मास रेशियो क्या रहेगा, हमेशा 1:4 रहेगा। याद रखिए, चाहे आइसोटॉप्स हो, चाहे नॉर्मल कंपाउंड हो, नॉर्मल कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के कंपाउंड हो, चाहे आइसोटॉप्स के कंपाउंड हो, हर कंपाउंड के लिए लॉ अप्लीकेबल है। इस लॉ में फिर से एक बार बता देता हूं, इस लॉ में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से या किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया जाए, लेकिन उसका मास रेशियो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसमें प्रेजेंट एलिमेंट का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। अब देखिए लॉ केमिकल कॉम्बिनेशंस में अब मैं आपको थर्ड लॉ बताता हूं, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस गिवन बाय डाल्टन। जो मल्टीपल प्रपोर्शंस लॉ है ये दिया कौन था, डाल्टन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ कहता क्या है, कह रहा है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड। कह रहा है जब 2 एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, 2 या मोर देन 2 कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि कोई भी 2 एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन कर रहा है तो वो 2 से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास। याद रखिएगा, उनमें से जो एक एलिमेंट होगा, उन दोनों में से जो एक एलिमेंट होगा जो मोर देन 2 कंपाउंड बना रहे हैं, उनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो क्या कर रहा होगा, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बेयर टू द सिंपल रेशियो। कह रहा है उसमें से एक एलिमेंट होगा जो फिक्स मास होगा, यानी कि उसके मास में कोई चेंजेस हर कंपाउंड में नहीं दिख रहा है, यानी कि एवरी कंपाउंड, इन एवरी कंपाउंड उसका मास क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट होंगे उनके मास में क्या होगा, चेंजेस होगा। और वो, लेकिन वो चेंजेस कैसा होगा, चेंजेस कुछ इस तरह से होगा कि उसका जो मास है एक सिंपल रेशियो में दिखाई देगा, एक मल्टीपल्स रेशियो में दिखाई देगा। जरा समझिएगा। तो अब देखिए इस लॉ में मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आपके पास एग्जांपल है कार्बन, मान लीजिए आपके पास कोई 2 एलिमेंट हैं, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन से कैसे कंपाउंड बन सकते हैं, तो आपने देखा होगा मोस्टली जो एग्जांपल आप जानते हो उसी के बारे में बात करता हूं। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड देखा होगा, कार्बन ऑक्सीजन से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखा होगा, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनता है। तो अब देखिए जो कार्बन है कार्बन मोनोऑक्साइड में, उसका मास क्या हो गया 12, और जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो इसका मतलब इसका मास रेशियो 12:16 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो सिंगल है तो 12 ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन डबल हो गया तो इसका मास क्या हो जाएगा 32। इसका मतलब इन कार्बन मोनोऑक्साइड मास रेशियो 12:16 होता है, लेकिन इन कार्बन डाइऑक्साइड मास रेशियो क्या होता है 12:32 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट को अप्लाई करिए कि 2 एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो 2 भी कंपाउंड बना सकते हैं, उससे ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास फिक्स होगा। तो देख लीजिए फिक्स मास वाला कौन है, ये देखिए कार्बन जो है इसमें भी 12 है और कार्बन इसमें भी 12 है। मिल गया ना आपको एक एलिमेंट मिल गया कार्बन। कार्बन जो है यहाँ पे मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड, यहाँ पे कार्बन का जो मास है वो क्या है फिक्स्ड है।
अब आगे समझिए, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका मास फिक्स नहीं, वो मास चेंज हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ कंपाउंड, दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है, एक में 16 है ये देखिए, और दूसरे में क्या है 32 है, यानी कि ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड में 16:32 में प्रेजेंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो रेशियो होगा 16 1 जाओ 16 2 जाओ, यानी कि डबल है कि नहीं, ये 16 है तो ये इसका क्या है 10 डबल है, यानी कि 1 रेशियो, इसका सिंपल रेशियो की बात करें तो इसका सिंपल रेशियो 1 रेशियो 16 1 जा 16 16 2 जा 32, यानी कि 1:2 हो जाएगा इसका सिंपल रेशियो। आप इसको समझ लीजिए। इसके साथ साथ मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको, वो देखिए क्या है। तो अब देखिए आपका जो दूसरा एग्जांपल है, इसमें है एक है NO NO2 N2O5, ये आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO NO2 N2O5। अब जरा समझिए कि इसमें से जो आपका नाइट्रोजन इसमें है, नाइट्रोजन इसमें भी, नाइट्रोजन इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन देखिए उसका नाइट्रोजन का मास क्या होगा 14 होता है, और ऑक्सीजन क्या होगा 16 है कि नहीं। यहाँ भी नाइट्रोजन सिंगल है तो 14 इसका हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन डबल है तो इसका क्या हो जाएगा 32। इसका मतलब NO में जो मास रेशियो है वो 14:16 है, जबकि NO2 में जो मास रेशियो है 14:32 है। अब N2O5 जो है आपका, जरा इसमें समझ लीजिए, N2O5 में आप जरा समझिए कि N2 में नाइट्रोजन डबल है 28 हो गया, ऑक्सीजन 5 है तो 16 5 80 होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 14 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए एक चीज कॉमन क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो है और नाइट्रोजन का मास 14, यहाँ भी नाइट्रोजन का मास 14, यहाँ भी नाइट्रोजन का मास 14 है। इसका मतलब है कि जो मास रेशियो है नाइट्रोजन का वो यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी कि NO NO2 और N2O5 इन तीनों में नाइट्रोजन का जो मास रेशियो है वो फिक्स है। लेकिन आप जरा देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 40 है, यानी कि ऑक्सीजन का मास रेशियो फिक्स नहीं है। तो क्या है, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 16 32 40, ये देख सकते हैं आप। अब जरा एक चीज देखें आप, तो ये मास रेशियो जो दिख रहे हैं आपको, इसका एक सिंपल रेशियो होगा, वो क्या होगा आप देख सकते हैं, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, ये 2:4:5, ये एक सिंपल रेशियो में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यही तो मैंने बोला आपको कि when a two element combine to form more than one compound, then mass of the one element combined with the fixed mass of the other element bear to the simple ratio। यही तो बोला था आपको कि जब भी कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, 2 एलिमेंट, तो उसके बाद क्या होगा, वो 2 या उससे मोर देन कंपाउंड बना सकते हैं। उसमें से एक एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका मास एक सिंपल रेशियो में रहेगा। यही तो था आपका लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शन, सिंपल सा लॉ था, और ये दिया कौन था, डाल्टन ने। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले लॉ पे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक बात बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत कम से वीडियो मिलेंगे जिसमें कोई एक वीडियो में केमिकल कॉम्बिनेशंस के सारे लॉ को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें। तो इसलिए मेरा ये वीडियो जो कि आपको अच्छा लगे तो इसे आप जो है जरूर अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका 4th लॉ, जो कि है गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस। गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस। अब ये गैलुसेक लॉ जो था वो गैस के कॉम्बिनेशंस के लिए स्पेशली दिया गया था। बात समझ लीजिए, गैलुसेक लॉ को गिवन जो दिया था वो गैलुसेक ने ही दिया था, इस लॉ को गैलुसेक ने ही समझाया था। अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल लॉ है। प्रैक्टिकल लॉ क्यों है जरा मैं समझाता हूं, आगे देखिए। पहले तो एक बात याद रखिएगा, गैलुसेक जो लॉ है ये अप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैस है। ये लॉ आइडियल गैस के लिए अप्लीकेबल है, आइडियल गैसेस के लिए अप्लीकेबल है। आइडियल गैस, अब वही आइडियल गैस जिसका फार्मूला होता है PV = nRT, प्रेशर वॉल्यूम = मोल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये इनके लिए भी, इस इक्वेशन के लिए भी गैलुसेक लॉ अप्लीकेबल है। अब जरा समझिएगा, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखिएगा, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल नंबर के।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए तो होगा क्या कि जो गैस के वॉल्यूम है वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू मोल नंबर, यानी कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स के नंबर जितने ज्यादा होंगे कंटेनर में, गैस का वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा। अब आगे समझिए, गैसेस कंबाइन इन द सिंपल वॉल्यूम रेशियो। ये गैलुसेक ने कहा कि कोई भी गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई भी गैस अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखी जाए, किसी भी गैस को अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे रखा जाए, उसके टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंजेस ना किए जाए, तो होता है क्या है कि वो गैस जो होती है वो आपस में कंबाइन जब करती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो रहता है वो एक सिंपल रेशियो होता है। आप जरा समझने की कोशिश करिए कि लगभग ये लॉ मास रेशियो वाले लॉ की तरह ही दिया गया है। बिल्कुल इस लॉ को जो है मास रेशियो की तरह ही बनाया गया है। आप दोनों में कंपेयर करके देख भी सकते हैं, ठीक है। वो इंस्पायर्ड लॉ है, कह सकते हैं, मास रेशियो से इंस्पायर्ड लॉ है। तो इन्होंने जैसे वहां पे हमने पढ़ा कि जो मास होता है रिएक्शन में, ठीक है, मास रेशियो वाला लॉ था, वैसे ही इसको हम लोग वॉल्यूम रेशियो लॉ कह सकते हैं। अब जरा एक चीज समझिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए आप कभी भी कोई रिएक्शन गैसेस रिएक्शन कराते हैं, याद रखिएगा ये लॉ केवल एप्लीकेबल है गैस के लिए। तो अगर आप कोई रिएक्शन कराते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, HCl प्राप्त होगा, HCl मिलेगा। अब देखिए ये भी गैस, ए भी गैस और ए भी गैस, क्योंकि इस रिएक्शन में सब गैस है, रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस, इसलिए इसको गैसेस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस हो उस रिएक्शन को ही गैसेस रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही रिएक्शन जो है गैलुसेक लॉ को फॉलो करते हैं। अब गैलुसेक लॉ ये कहता है कि जब रिएक्शन के पहले, देखिए बेटा ये जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है ना, ये जो यहाँ नंबर लिखा रहता है, इसको स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहते हैं। ये जो कॉफिशिएंट लिखे रहते हैं इनको हम लोग मोल भी कह सकते हैं, इस कॉफिशिएंट को हम लोग जो है वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मान ले कि इसके 1 वॉल्यूम रिएक्शन के पहले मान लीजिए आपने किया क्या, रिएक्शन जब नहीं हुआ था तो आपके पास 1 लीटर मान लीजिए, 1 वॉल्यूम या 1 लीटर मान लीजिए आपके पास अगर H2 गैस है, और 1 वॉल्यूम यानी कि 1 लीटर अगर आपके पास क्लोरीन गैस है, तो याद रखिएगा आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि जब रिएक्शन होने के पहले तो सिर्फ अपना रिएक्टेंट ही रहेगा ना, प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं। जब रिएक्शन हो जाएगा तो सारा रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर लेगा, यानी कि 1 लीटर H2 और 1 लीटर Cl2 जो है, जब ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, यानी कि टोटल ये रिएक्ट कर गए, बचे ही नहीं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 वॉल्यूम यानी कि 2 लीटर मिलेगा। ये याद रखिएगा इस रिएक्शन में हमेशा, यानी कि 1 इसको लेंगे 1 इसको लेंगे, तो ये क्या मिलेगा, हमेशा 2 मिलेगा, ये फिक्स रहेगा। यही इन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी गैस को जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के बाद जो उसका प्रोडक्ट मिलता है, वो भी गैसेस प्रोडक्ट अगर है, तो उसका जो वॉल्यूम रेशियो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो वॉल्यूम रेशियो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, एक सिंपल रेशियो रहता है, एक सिंपल रेशियो में होते हैं। तो ये एक सिंपल रेशियो है, अगर 1 रेशियो इसको 1 रेशियो इसको ले लिया हम लोग, तो 1 वॉल्यूम इसको 1 वॉल्यूम इसको लेंगे, तो ये हमेशा फिक्स्ड है कि 2 वॉल्यूम HCl आपको मिलेगा। इस लॉ को, ये लॉ भले ही गैलुसेक ने दे दिया, लेकिन ये लॉ जो था इसे उस समय अप्लाई नहीं किया गया था। इस लॉ को सही से प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था आवोगैड्रो ने। कौन एक्सप्लेन किया था? आवोगैड्रो। तो मैं आगे जो आपको 5th लॉ बताने वाला हूं वो है आवोगैड्रो लॉ। आवोगैड्रो लॉ, इसी लॉ को थोड़ा सा वेरीफाई करते हुए समझाया गया है। लेकिन एक बात बता दूं कि आवोगैड्रो जो लॉ है, उस लॉ को दे तो दिया गया, लेकिन उस लॉ को उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसे एक्सेप्ट करने में कई साल लग गए थे, ठीक है, काफी लंबे समय बाद उसको एक्सेप्ट किया लोगों ने, क्योंकि उस लॉ को टोटली डाल्टन ने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था। तो अब मैं आपको बताता हूं 5th लॉ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो का हम लास्ट लॉ देखते हैं। अब ये लॉ जो है वो है ये आवोगैड्रो लॉ। आवोगैड्रो लॉ, ये लॉ बेस्ड है किस पे, जो आपका इसके पहले बताया था गैलुसेक लॉ। अब जरा समझिएगा, ये लॉ दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये लॉ गैलुसेक लॉ को ही प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। जरा समझिएगा, इस लॉ में कहा क्या जा रहा है, इस लॉ को देने वाले हैं आवोगैड्रो, और इस लॉ में इन्होंने कहा कि सेम वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए
इन्होंने कहा कि सेम वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप किसी वॉल्यूम का, किसी भी गैस का फिक्स वॉल्यूम ले लीजिए, तो आप करें क्या, फिक्स वॉल्यूम ले लेंगे तो होगा क्या कि उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, फिर समझिए, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उनके अंदर मॉलिक्यूल भी उतने होंगे जितने उनके पास वॉल्यूम होगा, यानी कि गैस का वॉल्यूम जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से उसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। जरा समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके वन वॉल्यूम में 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आते हैं, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 वॉल्यूम दिखाया है, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम इसका है, 1 वॉल्यूम इसका, टोटल कितना हो गया, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे टोटल 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें से 1 वॉल्यूम इसके, 1 वॉल्यूम इसके हैं। अब इसको जरा समझिए कि 1 वॉल्यूम को यहाँ पे देखिए, इस 1 वॉल्यूम में भी मैंने 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, यानी कि पर वॉल्यूम में मैंने क्या दिखाया है, 5 मॉलिक्यूल दिखाया है। तो वॉल्यूम क्या है, अगर हम 1 लेंगे तो क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ पे 2 वॉल्यूम लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 इसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब ऐसे ही मैंने क्या किया कि 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन ले लिया, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन में मुझे कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो 1 ही वॉल्यूम लिया है हमने, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे 5, क्योंकि मैंने बोला ना कि वॉल्यूम क्या है, अगर फिक्स है तो मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो 1 वॉल्यूम है तो सिर्फ 5, 1 2 3 4 5। अब जरा समझिएगा, अब अगर आप रिएक्शन कराते हैं, कि आप क्या करते हैं, जब भी 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन यानी कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन H2 लेते हैं तो होता क्या है, और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 वॉल्यूम H2 यानी कि वाटर मिलता है। तो सेम देखिए आप यहाँ पे, यानी कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से हमेशा किसी भी रिएक्शन में हमेशा आप क्या प्राप्त करते हैं, 2 वॉल्यूम वाटर मिलता है आपको। अब आपको मैं बता दूं कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको जो है एवोगैड्रो लॉ में समझाया कि अगर किसी का वॉल्यूम फिक्स है तो उसके मॉलिक्यूल भी फिक्स होंगे। तो पर वॉल्यूम में क्या होता है, 5 मॉलिक्यूल आते हैं, तो इसके क्या होंगे, 2 वॉल्यूम लिए तो इसके 10 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और इसके 5 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अभी मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेंगे तो 2 वॉल्यूम इसके, 1 वॉल्यूम इसके, रिएक्शन करेंगे 2 वॉल्यूम इसके देते हैं, दैट मीन्स इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, पर वॉल्यूम में तो कितने आते हैं, 5 मॉलिक्यूल। इसका मतलब जो भी वाटर बनेगा वो जस्ट डबल बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम इसका डबल है। तो अब क्या हो गया, जरा देखिए, तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे वाटर जो आपका बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं 10 मॉलिक्यूल वाटर के इस 2 वॉल्यूम में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि पर वॉल्यूम में, इस रिएक्शन में पर वॉल्यूम में 5 मॉलिक्यूल माना गया है ना। पर वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल है फिक्स, यानी कि वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम में फिक्स मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि पर वॉल्यूम में यहाँ पे क्या फिक्स मान लिया गया, 5 मॉलिक्यूल मान लिया गया। तो पर वॉल्यूम अगर 5 है तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम में तो 10 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें 1 वॉल्यूम में तो 5 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें 2 वॉल्यूम आपको वाटर मिल रहा है तो इसमें कितने होंगे, 10 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। इसका मतलब है कि ये गैलुसेक ने दोनों बातें समझा दी, एक तो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट, यानी कि देखिए सिंपल रेशियो वॉल्यूम का, यानी कि ये 2 वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो 2 वॉल्यूम क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। और साथ ही साथ इन्होंने बता दिया कि ये वॉल्यूम सिंपल रेशियो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिए, मॉलिक्यूल भी फिक्स वॉल्यूम में क्या है, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ये भी इन्होंने इस कंसेप्ट में समझाया अपने लॉ में, ठीक है। तो लेकिन ये लॉ जो था आपका एक्सेप्टेड नहीं था। क्यों नहीं था, मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में बड़े अच्छे तरीके से लिख रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, आफ्टर अबाउट 50 years in 1860 फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ केमिस्ट्री वॉज हेल्ड इन, केमिस्ट्री का जो एक कॉन्फ्रेंस था वो 1860 में हेल्ड किया गया, समझ लीजिए। तब जाकर के वहां पे इस कंसेप्ट को रखा गया। अब एवोगैड्रो की जो थेसिस थी उसकी इंपॉर्टेंस रखी गई, जबकि सोचिए कि ये 50 years आफ्टर, यानी कि इनके लॉ के देने के बाद, इनके लॉ को देने के 50 years बाद जाकर के इसको लोगों के बीच में रखा गया और इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई। सोचिए इस लॉ को आने में 50 साल लग गए।
तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये जितने भी लॉ मैंने समझाए सारे के सारे लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जितनी भी लॉ मैंने पढ़ाई है, आप क्या करें, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखें और अपनी एनसीईआरटी बुक से उसको पढ़ें और अच्छे से नोट्स बनाएं, और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है आप कमेंट करें, अगर क्वेश्चन आपको आ भी रहा है, अगर कोई समस्या है तो आप क्वेश्चन को कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा। बेस्ट ऑफ लक।